दोस्तों नमस्कार। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत की सरकार ने 1950 से बैठकर भारत के विकास के लिए एक रणनीति बनाने की मुहिम चलाई। उस समय भारत में जितने भी वैज्ञानिक सलाहकार थे वो सारे मिलकर भारत की सरकार के पास गए और उन्होंने भारत की सरकार से एक गुहार लगाई कि आप भारत के विकास के लिए जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शब्द की बात करते हैं तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिविलियन पर्पस के लिए और दूसरी चीज़ है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलिट्री पर्पस के लिए। दोस्तों, जब हम सिविलियन पर्पस की बात करते हैं तो इसमें फिर से दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, और दूसरा आता है न्यूक्लियर मेडिसिन। दोस्तों, न्यूक्लियर मेडिसिन का अक्सर प्रयोग आज की डेट में हॉस्पिटल्स वगैरह में कैंसर के जो पीड़ित मरीज हैं, कर्क रोग के जो मरीज हैं, उनके ऊपर किया जाता है। तो भारत के जितने भी वैज्ञानिक सलाहकार थे उन्होंने भारत की सरकार को ये सलाह दी कि हमें सिविलियन लेवल पे, यानी कि परमाणु एनर्जी लेवल पे और साथ ही में जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उसके लेवल पर भारत को एक बड़ा देश बनाने की रिक्वायरमेंट है। अब उस समय दोस्तों 1950 के दशक में एक बड़ी अजीब सी स्थिति हुई कि पार्लियामेंट में एक चर्चा के दौरान जवाहरलाल नेहरू, जो हमारा प्रधानमंत्री था, उससे एक सवाल ये पूछा गया कि भाई अगर भारत मान लीजिए एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिविलियन लेवल पे प्रयोग करेगा तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सिविलियन लेवल पे ही रुकेगा और मिलिट्री लेवल पे नहीं जाएगा। बेसिकली सवाल पूछने का मकसद ये था दोस्तों कि क्या भारत कभी न्यूक्लियर परमाणु बम बनाएगा या नहीं बनाएगा। इसका जवाब नेहरू ने एक बड़े सरल तरीके से देते हुए कहा कि भाई देखिए, भारत को एक न्यूक्लियर या परमाणु बम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम ही कुछ नहीं इसके बारे में। पर हाँ, ये चर्चा मैं भारत के आने वाले प्रधानमंत्रियों के हाथ छोड़ देता हूँ, और यदि अगर वो कभी चाहें कि भारत को अपना एक परमाणु बम रिक्वायर्ड हो तो वो इसके बारे में डिस्कशन करके ऑथराइजेशन हमारे वैज्ञानिक कम्युनिटी को दे सकते हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि भारत सिविलियन लेवल पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम आज से चालू करेगा। तो दोस्तों, 1950 के दशक में भारत के आने वाले प्रधानमंत्रियों के ऊपर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि उनको अगर भारत के लिए सुरक्षा के लिए अगर एक न्यूक्लियर वेपन, एक परमाणु बम बनाने की आवश्यकता होगी तो वो अपने हिसाब से उस परिस्थिति को देखते हुए परमाणु बम का ऑथराइजेशन कर लेंगे। दोस्तों, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का एक जंग हुआ और उस समय जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का भूगोल बदलते हुए उसके ईस्ट पाकिस्तान की टुकड़ी को तोड़कर वहाँ पर एक नए राष्ट्र की बांग्लादेश का गठन किया, दोस्तों उस समय भारत को एक चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट रियलाइज़ हुई कि वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा। दोस्तों, हमारे ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ने के लिए दो बड़े मकसद थे। सबसे पहला मकसद ये था कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो एक टेरिटरी बन चुका था, एक बेस बन चुका था, जहाँ से पाकिस्तान, चीन और बाकी देश, ब्रिटेन वगैरह मिलकर हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को डिस्टेबलाइज कर रहे थे। तो उनके लिए वो एक बेड बन चुका था और एक लॉन्च पैड बन चुका था। तो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का तोड़ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो नॉर्थ ईस्ट में जो डिस्टेबलाइजेशन चल रहा था, जिसके रेपरकेशन आज तक मणिपुर तक देखे गए हैं, जिसके बारे में मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाकर आपके साथ चर्चा भी की, तो उस चीज़ को तोड़ने की एक आवश्यकता थी। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रीज़न दोस्तों 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ने का ये था कि ईस्ट पाकिस्तान ने, उसको तोड़ने के बाद हमने पाकिस्तान को एक एहसास दिलवाया कि देखो, तुम कितने सालों से लगे थे हमारे कश्मीर को तोड़ने के लिए, उसमें तुम हमेशा से नाकाम रहे। आज हमने तुम्हारा इलाका तोड़ दिया, एक नया देश बना दिया। अब इससे तुम्हें एहसास होना चाहिए कि किसी दूसरे देश पे रोज़ आक्रमण करके उसको तंग करना और उसके देश का एक हिस्से को तोड़ के लेके जाना कैसा लगता है। उस दिन से लेके पाकिस्तान आज तक दोस्तों ईंटों के सैशे पी रहा है और उसको वो बदहज़मी अभी तक ठीक हो नहीं पाई। तो दोस्तों 1971 में जब हमने ये ईस्ट पाकिस्तान तोड़कर पाकिस्तान का भूगोल बदलकर वहाँ पर एक नया टेरिटरी, एक नए देश का गठन किया, उस समय भारत की सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आया। दोस्तों 1971 की जंग में आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि अमेरिका, जो आज की डेट में भारत को अपना एक बहुत ही बड़ा दोस्त, बहुत बड़ा एलाई और बहुत ही अच्छा एक दोस्त मानता है, भाई मानता है, उसने उस समय
हमारे जो पूरा इलाका था, मरीन इलाका बे ऑफ बंगाल का, वहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भेजे थे और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे थे। दोस्तों, आप लोगों ने सबने ये चीज़ तो सुनी होगी कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो था अमेरिका की तरफ से, वो तो आया ही था, जिसका नाम था यूएस एंटरप्राइज। दोस्तों, लेकिन एंटरप्राइज के साथ साथ एक उनकी सबमरीन फ्लीट भी इंडियन ओशन पहुंच चुकी थी। और अगर आप आज की डेट में 1971 के जंग के लिए लिखी गई किताबों को पढ़ते हैं, उन किताबों में ये मेंशन्ड है कि उस समय अमेरिका ने एक 2 पॉइंट अटैक हमारे ऊपर करने की कोशिश करी। उसने हमारे को हमारे इलाके में, यानी कि हमारा जो बे ऑफ बंगाल का इलाका था, वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बेस्ड, लोडेड वेपन बेस्ड शिप्स को भेजा, सबमरीन्स को भेजा, और उसने हमारे को धमकाने की कोशिश करी कि यदि तुम पाकिस्तान को अगर तोड़ोगे तो मजबूरन मैं तुम पे ये न्यूक्लियर बम दाबूंगा और तुम्हें बर्बाद करके तहस नहस कर दूंगा। दोस्तों, अमेरिका ये वो देश है जो हमारे को तोड़ने में जिसने कोई कसर नहीं कभी छोड़ी, और ये वही देश है जिसके साथ आज की डेट में हम अपना एक भाईचारा बना के एक रिश्ता रख रहे हैं। कई बार हमें इस चीज़ के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करके सोचना भी चाहिए कि क्या अमेरिका उस लायक भी है या नहीं। लेकिन जब भारत के ऊपर ऐसा खतरा आया तो 1971 की जंग खत्म होने के बाद दोस्तों, भारत की सरकार में एक डिस्कशन हुआ, हमारे सुरक्षा कम्युनिटी में एक डिस्कशन हुआ कि भाई इस काम में अमेरिका कामयाब कैसे हुआ, उसने हमें धमकाने की हिम्मत कैसे करी, वो हमारे बगल में हमारे पानी में न्यूक्लियर लोडेड सबमरीन्स लेकर कैसे घुसा, न्यूक्लियर लोडेड एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेकर कैसे घुसा। तब हमें दोस्तों मालूम चला कि द प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि हमारे पास अपना कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं था, और क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, इस वेपन के ना होने के कारण अमेरिका में इतनी ऑडेसिटी थी कि वो हमें डरा पाया और धमका पाया। दोस्तों, इस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए न्यूक्लियर साइंटिस्ट की कम्युनिटी को इंदिरा गांधी ने ऑथराइजेशन दिया, और इंदिरा गांधी के ऑथराइजेशन के बाद दोस्तों 1974 में हमने सबसे पहले ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया। दोस्तों, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो हुआ उसको हम एक टेक्नोलॉजी शब्दों में पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहते हैं, लेकिन यही पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का एक और शब्द है जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर टेस्ट। दोस्तों, इसको टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय हमने टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया कि देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और कल को अगर हमारे को ज़रूरत पड़ी तो शॉर्ट टर्म में और छोटे से कम समय के अंदर अंदर इस टेक्नोलॉजी को हम मिलिट्री लेवल पे ले जाके भारत के लिए परमाणु बम बना देंगे। तो इंदिरा गांधी ने, आप कह लीजिए कि जो ताला था उसमें चाबी लगा दी, अब बस गेम था सिर्फ चाबी घुमाने का। जिस दिन चाबी घूम जाती उस दिन भारत का परमाणु बम तैयार हो जाता। तो इंदिरा गांधी ने जो चाबी निकाल कर ताले में लगाई, उस चाबी को घुमाने का काम 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए मई के महीने में 1998 में, तो वो चाबी घुमा दी और भारत का न्यूक्लियर वेपन तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों, इस जर्नी के बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि हम लोग 1950 से अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिविलियन लेवल पे प्रयोग कर रहे थे। हम लोग 1950 से अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिविलियन लेवल पे ही, इलेक्ट्रिसिटी लेवल पे, साथ में एनर्जी लेवल पे, साथ में एक तरीके से न्यूक्लियर मेडिसिन लेवल पे डेवलप कर रहे थे। लेकिन समस्या ये आई कि जब हमने ये सारा गेम खेला, उसके बाद 1970 के दशक में हमने थोड़ा सा डाइवर्जन मिलिट्री लेवल पे किया। दोस्तों, 1970 के दशक में जब ये हुआ तो आप हैरान हो जाएंगे ये बात जानकर कि उस समय पाकिस्तान जो था एकदम बौखलाहट में आ गया। जब हमने 1974 में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करके वो चाबी लगा दी ताले में, तो पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये लगने लगा कि भैया अगर भारत इस चीज़ में कामयाब हो गया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मौत की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि कल को अगर भारत परमाणु बम बना के उसको हमारे ऊपर दाब देता है तो हम तो तहस नहस होकर ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, 1975 की बात है कि पाकिस्तान का एक साइंटिस्ट जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, जिसका नाम था अब्दुल कादिर खान, ये आदमी हॉलैंड में एक कंपनी में वहाँ पर यूरोप के देश में काम कर रहा था, और ये बंदे के दिमाग में एक बात आई कि भैया इस पूरे इंडिया के गेम प्लान को काउंटर करना हमें इमीडिएटली आवश्यकता है। और दोस्तों, ये आदमी अब्दुल कादिर खान जो कि पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, ये उस कंपनी में जहाँ पर हॉलैंड में रिसर्च कर रहा था, वहाँ से न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स को चोरी करके ले आया, और चोरी कर कर लाकर 1974 के बाद 1975 में ये पाकिस्तान पहुँचा,
और इसने पाकिस्तान की जो पूरी लीडरशिप थी, मिलिट्री की लीडरशिप थी, आईएसआई था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के नेता थे, उन सबको बोला कि आप जाकर सऊदी अरब से और बाकी देशों से और चीन से पैसा मांगिए, क्योंकि हमें एक न्यूक्लियर बम बनाना होगा और भारत से पहले बनाना होगा। और दोस्तों 1975 से पाकिस्तान के अंदर सडनली एक खलबली सी मचने लग गई कि भाई पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन के लिए आर्मामेंट इकट्ठा करने लग गया, वहाँ पर फैसिलिटीज़ बनाने लग गया। दोस्तों 1975-76 की समय भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो RNAW थी, हमारे रॉ के जो एजेंट्स थे उस समय पाकिस्तान में बहुत डीपली एक्टिव थे। उन्होंने जब ये चीज़ को नोटिस करना शुरू किया कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी खलबली मच गई है, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है, चीन के साइंटिस्ट आ रहे हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट सडनली पाकिस्तान, कनाडा से जो है मटेरियल लाया जा रहा है और वो आके यहाँ पर रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट बना बनाकर इंदिरा गांधी को, प्रधानमंत्री को पहुँचाई गई। जब ये रिपोर्ट्स पहुँचाई गई तो इंदिरा गांधी ने बोला उस समय रॉ को कि आप नज़र रखिए पाकिस्तान पे कि वो क्या हरकत कर रहा है, और हमने उनके ऊपर नज़र रखना चालू करा। दोस्तों 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। दोस्तों मोरारजी देसाई के समय 1977 में रॉ के पास उस समय पूरे एकदम अच्छे सबूत लग चुके थे पाकिस्तान को लेके। रॉ की जो एक ऑपरेटिव यूनिट थी उसने जाकर मोरारजी देसाई को बताया कि साहब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, इसके बारे में हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन है और आपको हमारे को थोड़ा सा फंड ऑथराइज करना पड़ेगा। अब मोरारजी देसाई जो थे दोस्तों वो रॉ को बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा नापसंद करते थे उसको। उन्होंने रॉ का बजट भी लगभग 50% स्लैश कर दिया था जब वो आए प्रधानमंत्री बनकर। और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री को रॉ के चीफ ने NF सुंटुक जो थे उन्होंने ये बात बोली कि भैया हमारे रॉ ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बम बना रहा है, आप हमारे को थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज जो हमें चाहिए लगभग $10,000 वो दे दीजिए। तो उस समय प्रधानमंत्री के सामने पहले तो उन्होंने ये पूछा कि भाई आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई। तो रॉ ने उस समय पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन किया था वो उन्होंने पूरा प्रधानमंत्री को समझाया। रॉ ने बताया कि 1976 में हमारे रॉ के एजेंट्स जो थे वो रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान की एक लेबोरेटरी के बाहर तक पहुंच चुके थे, और वो लेबोरेटरी थी दोस्तों काहूता, और काहूता को बनाने वाले थे अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान जो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हॉलैंड से आए थे, उन्होंने काहूता के अंदर एक खान रिसर्च लेबोरेटरी नाम की एक लैब चालू करी थी। वो खान रिसर्च लेबोरेटरी में छिपकर से न्यूक्लियर साइंटिस्ट वहाँ पर रोज़ जाकर काम करते थे, और हमारे रॉ के एजेंट्स उन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के पीछे टेलिंग करते थे। दोस्तों हम उन न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक तो कभी पहुंच नहीं पाए, लेकिन जो काहूता की सिटी थी उस सिटी के अंदर बहुत सारे बार्बर के शॉप्स थे, नाई की दुकानें थी। जब जब ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट पाकिस्तान के वो खान रिसर्च लेबोरेटरी काहूता में काम करते थे, जब जब ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट वहाँ पर अपने हेयर कट करवाने आते थे, हेयर कट करवाने के बाद हमारे रॉ के एजेंट्स वहाँ पर घूम के उन पाकिस्तान न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बालों को, हेयर सैंपल्स को उठा के भारत ले आते थे, और भारत लाकर उन्होंने हमारे जो यहाँ पर एजेंसीज़ थी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से लेकर डिफेंस की एजेंसीज़, उनको वो हेयर सैंपल्स दिए जाते थे, और उन हेयर सैंपल्स का एनालिसिस करके दोस्तों भारत की रॉ ने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि इनके हेयर सैंपल्स के अंदर जो है वेपन ग्रेड यूरेनियम के रेडिएशंस पाए गए हैं। इस चीज़ से भारत को ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी कि क्योंकि इनके पास वेपन ग्रेड यूरेनियम था, इनके बालों के अंदर वो रेडिएशंस आए हुए थे। इससे हमने एक असर्टन करके एक एनालिसिस किया कि भाई पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए तैयार है। ये चीज़ जब भारत के रॉ के चीफ ने मोरारजी देसाई को बताई कि सर हमने इस तरीके से पूरा ऑपरेशन किया था, और इस तरीके से इस ऑपरेशन को करने के बाद हमारे रॉ के एजेंट्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस काहूता के अंदर जो खान रिसर्च लेबोरेटरी है वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बालों के सैंपलों को उठा उठा के हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके ये इन्फॉर्मेशन निकाली। तो फिर उसके बाद जो है मोरारजी देसाई एकदम से चौंक गए, और मोरारजी देसाई ने बोला कि भाई जब आपने ये फाइंड आउट कर ही लिया है तो अब आप मुझे बताइए कि फिर आप मेरे से $10,000 किस बात के मांग रहे हैं। तो उस समय रॉ के चीफ ने जाके मोरारजी देसाई को बोला कि सर हमें $10,000 कोई अपने मौज मस्ती के लिए नहीं चाहिए, हमें $10,000 इसलिए चाहिए क्योंकि आज की डेट में एक रॉ एजेंट ने
एक ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को पकड़ लिया है खान रिसर्च लेबोरेटरी में, जो काहुता में काम करता है, जो उस पूरे काहुता में जो खान रिसर्च लेबोरेटरी का पूरा ब्लूप्रिंट है, वो हमें वो ब्लूप्रिंट बेचने को तैयार है। और वो एक पाकिस्तान का बहुत वरिष्ठ न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। और आप सोच लीजिए दोस्तों कि वो इतना वरिष्ठ है कि उसके हाथ आज की डेट में पूरा का पूरा खान रिसर्च लेबोरेटरी काहुता के अंदर जो ब्लूप्रिंट था, जिस ब्लूप्रिंट को अगर हमें वो मिल जाता तो हमें ये एग्जैक्ट पता चल जाता कि पाकिस्तान के बम की इंटेंसिटी कितनी है। अब वो ब्लूप्रिंट देने के लिए वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट बिकने के लिए तैयार था $10,000 में। लेकिन वो $10,000 का सैंक्शन करना था भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को। और जब मोरारजी देसाई से ये $10,000 जब मांगे रॉ ने, तो उस समय आयरॉनिकली दोस्तों मोरारजी देसाई ने रॉ को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आयरॉनिकली उन्होंने एक फ़ोन करके बातचीत के दौरान ज़िया उलग, जो पाकिस्तान में उस समय आर्मी जनरल थे, उनको फ़ोन करके ये इन्फॉर्मेशन तक दे दी कि भाई हमें पता है और हमारे को आज की डेट में ये जानकारी है कि आप खान रिसर्च लेबोरेटरी में क्या कर रहे हैं। दोस्तों, कोई प्रधानमंत्री इतना बेवकूफ़ तो हो ही सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। आप सोचिए कि जो अपने एक वैरी देश के प्रधानमंत्री को फ़ोन करके और वहाँ के उस आदमी को बोल रहा है, और वहाँ के उस आर्मी जनरल को बोल रहा है जो कि पूरा न्यूक्लियर वेपन का काम अपने निगरानी में करवा रहा है, और उसको ये बात बोल रहा है कि भाई देखिए हमें पता है कि आप काहुता में क्या कर रहे हैं। और दोस्तों, आप पाकिस्तानियों को भी इतना मूर्ख मत समझिए। अब उनको भी जब ये बात की इन्फॉर्मेशन और भनक मिली, और जब ज़िया उलग को ये बात मालूम चली कि भाई हमारे को तो मोरारजी देसाई ने बोला है कि इनको मालूम है कि काहुता में क्या हो रहा है, तो उनको ये बात समझ आ गई कि ये काम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लोग ही कर रहे हैं। लगभग दोस्तों 110 से 120 रॉ के एजेंट्स, ऐसा कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो वहाँ पर पाकिस्तान में जो उस समय काहुता के आसपास थे, जो आज की डेट में हमारे को वो इन्फॉर्मेशन डे टू डे बेसिस पे ला के दे रहे थे, पाकिस्तान की आईएसआई ने उन 100-120 लोगों को पकड़ के वहाँ पर मार दिया। उनके शव तक वापस नहीं आए। दोस्तों 100-120 परिवार आज की डेट तक अपने उन रॉ के अधिकारियों के शव को देख नहीं पाए। दोस्तों, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मोरारजी देसाई को ये चीज़ की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं चाहिए कि उन्होंने भारत की सुरक्षा के ऊपर इतनी बड़ी चूक करी, कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? अब दोस्तों, इसके बारे में भी कई रिसर्चेज हैं, कई किताबें इनफैक्ट आई हैं, और कई किताबें ये बताती हैं कि भाई मोरारजी देसाई को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने जो है इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के जनरल ज़िया उलग को दे दी। तो उसमें से जो एक बड़ा कॉमन पॉइंट दोस्तों मैंने बहुत सारी किताबों में देखा, वो ये पॉइंट था कि भाई कई बार ये बात बोली जाती है, कई ऑथर्स ने जो रिसर्च करी वो ये बात बोलते हैं कि मोरारजी देसाई एक गांधीयन आदमी थे, और गांधीयन आदमी होने के कारण वो ये फिलॉसफी में बिलीव करते थे कि हमारे नेबर्स के साथ हमें ट्रूथफुल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप अगर अपने नेबर्स के बारे में कोई कोवर्ट इन्फॉर्मेशन जानते हैं, तो वो कोवर्ट इन्फॉर्मेशन क्या सेंस बनता है कि वो भी आप उठा के जो है किसी को बता दें। दोस्तों, हम कोई पाकिस्तान को छलकपट करके झूठ तो नहीं बोल रहे थे। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा आज की डेट में इस बात की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, जो आपके इस स्टेटमेंट की वजह से हुआ। तो दोस्तों, गांधीयन होना एक अलग बात है, लेकिन गांधीयन होके मूर्ख होना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो ये गांधीयन आर्ग्यूमेंट था कि भाई आज की डेट में मोरारजी देसाई ने ये गांधीयन आर्ग्यूमेंट के नाते ज़िया उलग को फ़ोन करके ये बात बोली कि हमें मालूम है आप काहुता में क्या कर रहे हो। दोस्तों, इसकी वजह से हमारे सिर्फ 100-120 रॉ के एजेंट्स नहीं मारे गए। ये तो एक चीज़ हुई ही हुई, पर इससे भी बड़ी चीज़ ये हुई दोस्तों कि जब पाकिस्तान को इस चीज़ की भनक लग गई कि हमारे रॉ के एजेंट्स ने आइडेंटिफाई कर लिया हेयर सैंपल्स के थ्रू कि उनके काहुता में क्या चल रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम एक्सेलरेट कर दिया। दोस्तों, आज की डेट में अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और ये न्यूक्लियर वेपन बनाने में वो कामयाब रहे, तो भूलिएगा मत कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सी स्थिति है कि इसमें मोरारजी देसाई का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, मोरारजी देसाई के समय एक और भी बड़ी दिलचस्प चीज़ ये भी हुई कि उस समय इज़राइल की तरफ से एक बहुत बड़े अधिकारी दिल्ली आए, और उन्होंने जब दिल्ली आए तो वो भारत के रॉ के अधिकारियों से मिले। तो उस समय भारत के रॉ के अधिकारियों ने इज़राइल के उस अधिकारी को, जिसका नाम मोशे डायन था, उसको ये तक बोला कि सर,
हमें ये खबर मिली है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं कि इजराइल हमारा किस प्रकार का दोस्त है और कैसा सच्चा दोस्त है कि इजराइल ने उस समय मोरारजी देसाई को ये तक बोला साथ में कि साहब अगर आप चाहते हैं तो हम उस काहूता के अंदर जो सिटी है जहाँ पर खान रिसर्च लेबोरेटरी है, एक एयरक्राफ्ट ला के एक ऑपरेशन करके उस ऑपरेशन के तहत सर्जिकल स्ट्राइक करके उस पूरी सिटी को उड़ा देंगे। पर उस समय इजराइल ने हमसे एक मदद मांगी। इजराइल ने कहा कि हमारे को सिर्फ जो आपकी मुंबई की हवाई पट्टी है उस हवाई पट्टी पे अपने एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने दीजिएगा, क्योंकि यदि हमारा एयरक्राफ्ट ऑल द वे उड़ के इजराइल से आएगा, वो इजराइल से हो के पूरा काहूता तक जाके वो ऑपरेशन करके वहाँ से वापस जाने तक का फ्यूल नहीं रख पाएगा। तो अगर आप हमें सिर्फ मुंबई की हवाई पट्टी पे वो परमिशन दे दें उसको एक तरीके से रिफ्यूल करने की, तो हम ये ऑपरेशन कर देंगे जिससे आपको जीवन में कभी न्यूक्लियर लेवल पे खतरा ही नहीं आएगा। दोस्तों, हैरानजनक बात यह है कि इस चीज़ की परमिशन तक मोरारजी देसाई ने इजराइल को नहीं दी। चलिए, उस चीज़ पे हम डिबेट नहीं करते कि इजराइल को क्या ये परमिशन देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। वो उस समय शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान एक बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। पर जो डिबेट करने वाली चीज़ है दोस्तों वो ये है कि क्या आज पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और क्या अगर आज पाकिस्तान अपने तंजीमों को, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल्लाह टाइगर, इन जैसे संगठनों को बनाकर भारत के खिलाफ कश्मीर में तबाही मचा रहा है और इनको प्रोटेक्शन दे रहा है एक न्यूक्लियर वेपन के थ्रू, एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के थ्रू, तो क्या इसमें भारत के प्रधानमंत्री की चूक और बेवकूफ़ी नहीं थी? दोस्तों, गांधीयन होना कई बार होता तो अच्छा है, गांधीयन होने में कोई बुराई नहीं। गांधी के बहुत सारे ऐसी चीज़ें थीं जिनको फॉलो करना एक राइट स्पिरिट में आपको जेन्युइनली एक अच्छा मनुष्य बनाता है। पर हमें मोरारजी देसाई जैसे गांधीयन भी नहीं चाहिए थे, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़राब किया और जिन्होंने इस राष्ट्रीय सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आज की डेट में एक ऐसी परिस्थिति भारत के लिए क्रिएट कर दी कि भारत आज की डेट में एक अपने बगल में एक पाकिस्तान जैसा स्टेट, उसके पास एक परमाणु बम है, उसको लेके जूझ रहा है। और दोस्तों, भूलिएगा मत, आज ये बात तो तय है कि भारत के पास अपना न्यूक्लियर वेपन है। ये बात है कि भाई हमारे बगल में चाइना है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ये बात भी तय है दोस्तों कि साथ ही में पाकिस्तान के पास भी एक न्यूक्लियर वेपन है। हमें चाइना के न्यूक्लियर वेपन से थ्रेट नहीं है, हमें फॉर दैट मैटर आज की डेट में दोस्तों पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से भी थ्रेट नहीं है। हमें अगर कोई थ्रेट है तो वो दोनों देशों के न्यूक्लियर वेपन से नहीं है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा आखिर में कि हमें जो थ्रेट है वो ये है कि आज की डेट में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वायरस और वॉर्म्स, इनका प्रयोग यदि कल को पाकिस्तान और चाइना करते हैं तो इनके प्रयोग से कहीं भारत के न्यूक्लियर वेपन सिस्टम पे एक साइबर अटैक तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमें अगर आज की डेट में किसी चीज़ का डर है तो वो डर और किसी चीज़ का नहीं बल्कि इसका है कि कहीं ऐसी परिस्थिति क्रिएट ना हो जाए कि ये लोग एक साइबर मैलफंक्शन क्रिएट कर दें भारत के न्यूक्लियर वेपन के आर्सेनल में, जिसकी वजह से भारत का न्यूक्लियर वेपन खुद ही पड़ा पड़ा ही इनइफेक्टिव हो जाए। तो भारत को दोस्तों अगर आज की डेट में कुछ करना है तो वो ये करना है कि अपने जो न्यूक्लियर वेपन कमांड है उस पूरे कमांड सिस्टम एंड कमांड कंट्रोल अथॉरिटी में उसको साइबर लेवल पे उसको एक एडवांसमेंट लानी है और जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे उसको एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर तैयार करते हुए पाकिस्तान और चीन की साइबर वॉर जैसी हरकतों को रोकना है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको भारत के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के बारे में और भारत के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को आज की डेट में क्या थ्रेट है, चाइना और पाकिस्तान नहीं बल्कि साइबर थ्रेट जो है, इस चीज़ को एक थॉट प्रोसेस को दिमाग में रखने की आपको एक नॉलेज मिली होगी। धन्यवाद।